नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने एनडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हमारे दिनकर बैच में राजस्थान भूगोल, तो राजस्थान भूगोल का अपना बैच पूरा स्टार्ट हो चुका है और राजस्थान भूगोल अपनी पूरी कंप्लीट होगी दिनकर बैच के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक अपने लेंगे राजस्थान की सामान्य स्थिति में विस्तार, उसके बाद में भौतिक विशेषताएं। यानी कहने की बात यह है कि पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का मैटर है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। जिससे पहले अपने बात करें तो बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर राजस्थान जियोग्राफी सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, ये चार पार्ट यानी कि 40 क्वेश्चन का पार्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। यानी कि मार्केट के अंदर बुक आ चुकी है, ठीक है। जिसके अंदर अगर बात करें तो कौन कौन सी है, दो बुक आएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, सेकंड ग्रेड के अंदर दो बुक आएगी। कौन कौन सी? एक बुक तो आ चुकी है और दूसरी बुक अपने आने वाली है, जल्दी आ जाएगी, 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी अपनी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में गई हुई है। पहले भाग के अंदर बात करें तो पहले भाग के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देख लो। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान का कल्चर है। यानी कि 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से, यानी कि भूगोल से 10 क्वेश्चन आएंगे, पक्के आएंगे। तो ये तो बताने वाली बात नहीं है। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान पॉलिटी से और इंडियन पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन यहां से। उसके बाद में इतिहास से 10 क्वेश्चन और कल्चर से भी 10 क्वेश्चन। तो यानी टोटल ये कितने क्वेश्चन का पार्ट है? ये पहला जो पार्ट है वो 40 क्वेश्चन का पार्ट है, यानी 40% का पार्ट है और इस पर ही आपको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ये याद होने वाला पार्ट है। याद होने वाला पार्ट है, यानी कि यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है अपने दूसरे भाग की। ये भाग अपना आएगा, लगभग 20 प्रश्न आते हैं इस भाग से, जिसके अंदर आपकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान की, भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, उसके बाद में भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 पार्ट आते हैं और इन तीनों पार्ट में से 30 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, आपको पता है, और 10 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? करंट से आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का मैटर है, लेकिन आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन अगर आप पार कर गए तो यानी कि आप औरों से बहुत आगे चले गए। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने, ज्यादा बात नहीं करेंगे अब इसके अंदर, क्योंकि आपको बुक लेनी है तो एनडीसी क्लासेस वाला अपना ऐप है, उस पर जाकर परचेज कर सकते हो, वरना मार्केट के अंदर उपलब्ध है बुक। ठीक है, अब बात करते हैं अपने राजस्थान सामान्य स्थिति विस्तार के अंदर। सबसे पहले नाम आता है नामकरण का। नामकरण कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, सबसे पहले किस प्रकार से इसको बोला जाता था, उसके बाद में धीरे धीरे यानी राजस्थान नाम कब पड़ा, उसके बारे में। सबसे पहले बात आती है राजस्थान के नामकरण के अंदर, मरुस्थलीय इलाका है, आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि राजस्थान क्या मरुस्थलीय इलाका है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थलीय इलाका है। इस कारण इसको क्या कहते थे? इस कारण से इसको क्या कहा जाता था? मरु, मरु कहा जाता था, या फिर मरुदेश, मरुदेश के नाम से भी जाना जाता था, या मरु प्रदेश भी कहा जा सकता था। ठीक है, मरु प्रदेश, और एक नाम और आता है मरुकांतार भी, मरुकांता। तो ये इन नामों से इसको जाना जाता था, मरु इलाका होने के कारण। ठीक है, या मरुवार भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? मरुवार भी इसको कहा जाता था। तो ये नाम कहा जाता था मरुस्थलीय इलाका होने के कारण। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में इसको क्या कहा गया? ऋग्वेद काल में इसको कहा गया ब्रह्मवर्त। राजस्थान को क्या कहा गया? ऋग्वेद काल के अंदर इसको क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया, यानी ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी गई ऋग्वेद काल के अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा आपको डीप नहीं जाना। जहां से क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहीं से, मैं सीधी सी बात बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार राजस्थान भूगोल के अंदर, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही चीजें बताऊंगा, फालतू की कोई चीज नहीं बताने वाला मैं। कोई का कमेंट आएगा तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको। रामायण काल, रामायण काल में इसको कहा गया मरुकांतार, मरुकांतार कहा गया। किसने कहा अगर बात की जाए तो ये वाल्मीकि जी ने कहा था। किसने कहा था? तो वाल्मीकि जी ने ये कहा था कि इसको क्या कहा था? मरुकांतार कहा था। ये छोटी छोटी बातें हैं, 3 देख लो। मरुस्थलीय इलाका होने के कारण मरु, मरु देश, मरु प्रदेश, मरुकांतार और मरुवार कहा जाता था। ऋग्वेद काल में ब्रह्मवर्त, और बात की जाए रामायण काल के अंदर इसको मरुकांतार कहा गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात आती है आगे कि राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, राजस्थान शब्द का किसके लिए उल्लेख मिलता है, कब मिलता है, कहां पर मिला था, कहां पर मिला था। अब बात करते हैं सबसे पहले लिखित उल्लेख कहां पर मिला था, कि सबसे पहले लिखित उल्लेख है जो वो कहां पर मिला था। लिखित उल्लेख की बात की जाए सबसे पहले तो ये मिला था बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां पर मिला था?
बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पे है बात की जाए तो बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है बात की जाए तो ये आपको मिलता है कहां पे, सिरोही के अंदर है। और ये कब का है तो बात की जाए ये 625 ईस्वी का है। कब का है, 625 ईस्वी का ये शिलालेख है। यहां पर क्या मिलता है, लिखित उल्लेख मिलता है, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है राजस्थान। क्या लिखा हुआ मिलता है यहां पर लिखा हुआ मिलता है राजस्थानी, राजस्थानीयादित्य, राजस्थानीयादित्य शब्द लिखा हुआ मिलेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, राजस्थानीयादित्य लिखा हुआ मिलता है। ये किसके लिए मिलता है ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, इसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता कि ये राजस्थान के इस भूभाग के लिए है, किसी निवास स्थान के लिए है, किसी राजा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमें मालूम नहीं चलता है। बस इतना पता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कहां पर है तो सिरोही के अंदर है। कब का है, 625 ईस्वी का है। ठीक है, यहां पर कहां पर लगा हुआ है ये शिलालेख, अगर पूछा जाए कि ये शिलालेख कहां पर लगा हुआ है तो ध्यान में रख लेना बसंतगढ़ शिलालेख ये खीमल माता का मंदिर है। कहां पर, खीमल माता का मंदिर। और खीमल माता का मंदिर कहां पर आपको पता चल गया, सिरोही के अंदर ही है। अगर पूछा जाए ये खीमल माता का मंदिर है ये किस वंश से संबंधित है तो ये चावड़ा वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है तो ये चावड़ा वंश से संबंधित मानी जाती है। ये बिल्कुल छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में 625 ईस्वी ध्यान में रखना है। कब का तो 625 ईस्वी को नोट डाउन कर लेना। कब का है ये शिलालेख तो 625 ईस्वी का है। कहां पर है, सिरोही के अंदर है। शब्द का नाम क्या मिलता है हमें, राजस्थानीयादित्य मिलता है, राजस्थानीयादित्य मिलता है। ठीक है, इतनी सी बात। चलें आगे, आगे देखिए। अब बात आती है राजस्थान शब्द का उल्लेख। राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है वो सर्वप्रथम हो गया। अब क्या हो गया, ये राजस्थान शब्द का उल्लेख, ठीक है, लिखित उल्लेख आ गया। अब ये उल्लेख आ गया आपका पुस्तक में। किसमें, पुस्तक में। ये किस पुस्तक में मिलता है, सबसे पहले पुस्तक में उल्लेख की बात की जाए तो ये सबसे पहले किसमें मिलता है, मुहणोत नैणसीरी ख्यात में मिलता है। और मुहणोत नैणसीरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई तो मुहणोत नैणसी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, मुहणोत नैणसी द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई बात की जाए तो 1655 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई, 1655 ईस्वी के अंदर ये लिखी गई थी। अब क्या खास बात है इसके अंदर, इसके अंदर किसी पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या बात है इसके अंदर, किसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है किसी पुस्तक में सर्वप्रथम। लेकिन बात यह ध्यान में रखनी है कि किसके लिए मिलता है, क्या इस भूभाग के लिए मिलता है ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग? नहीं, ये राजस्थान शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए न होकर किसके लिए मिलता है तो ये राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है राजा के निवास स्थान के लिए, राजा के निवास स्थान, या फिर कह सकते हो राजधानी के लिए। यानी कि ये इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि जो वर्तमान में राजस्थान है उस राजस्थान के लिए ये राजस्थान शब्द का प्रयोग न किया जाकर किसके लिए प्रयोग किया गया है तो राजा के निवास स्थान या फिर उसकी राजधानी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इतनी छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में राजरूपक में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है। और राजरूपक किसके द्वारा लिखा गया है तो ये राजरूपक लिखा गया है वीरभान द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, वीरभान द्वारा। इसमें भी किसका मिलता है उल्लेख, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसमें भी बात की जाए राजस्थान शब्द का उल्लेख किसके लिए मिलता है तो इसमें भी आपकी राजा के निवास स्थान या उसकी राजधानी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, ये छोटी सी बात, सिंपल सी बात है राजस्थान शब्द के उल्लेख के बारे में। देखो चले आगे, देखिए। अब बात आती है आपने
कि भूभाग के लिए प्रयोग, जो राजस्थान शब्द का प्रयोग है, ठीक है, जो राजस्थान वर्तमान में जो भूमि है, भूभाग है, उसके लिए सर्वप्रथम प्रयोग क्या किया गया था? राजस्थान से मिलता जुलता प्रयोग किया गया था सबसे पहले राजपुताना। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था पूछ दिया जाए तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? तो ध्यान में देना, यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि राजस्थान शब्द के, राजस्थान भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज थॉमस था। और जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। कब किया था? 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान की भूमि के लिए। किसके लिए? राजस्थान की भूमि के लिए। अब जॉर्ज थॉमस कौन था? तो दौलतराव सिंधिया एक व्यक्ति थे। कौन थे? दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर माने जाते हैं ये। सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर, अंग्रेजी कमांडर थे ये। कौन? जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। इन्होंने तो क्या किया? राजस्थान भूभाग यानी कि जो वर्तमान में राजस्थान भूमि है उसके लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अब बात यह आती है कि राजस्थान भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो व्यक्ति कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। वो घोड़े वाले बाबा। कौन थे? भारत राजस्थान के इतिहास के पितामह जिनको कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा जिनको कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी बुक का नाम है। तो राजस्थान आ गया, नाम क्या आ गया यहां पे जो नाम आया है वो नाम क्या आया है? राजस्थान नाम है। यानी कि सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान दे लेना, कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। अब पूछ लिया जाए इसी बुक का दूसरा नाम क्या था? तो इसी पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम था। अब इस पुस्तक की बात की जाए, इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया था। कितने भागों में प्रकाशित किया पूछ दिया जाए तो दो भागों में प्रकाशित किया गया था। ये कईयों के बहुत कम जानकारी होगी, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया था, जिसका पहला भाग कब आया था पूछ दिया जाए तो बताओ। पहला भाग आया था 1829 ईस्वी में। कब आया था? तो 1829 ईस्वी के अंदर इसका पहला भाग आया था, और दूसरा भाग आया था 1832 के अंदर। और दूसरा भाग अब पूछ दिया जाए तो कब आया था? दूसरा भाग आया था 1832 ईस्वी के अंदर इसका दूसरा भाग आया था। कर्नल जेम्स टोड की बुक का संपादन किसने किया? विलियम क्रुक व्यक्ति थे। उन्होंने इनकी बुक का क्या किया था? संपादन किया था। हिंदी अनुवाद किसने किया था? यह बात आ जाती है कि अब भाई साहब इसका हिंदी अनुवाद, अब अंग्रेजी देखो आपान तो आवे को नहीं अंग्रेजी, अब अंग्रेजी ने हिंदी में लियाण खातर कण प्रयास करो, तो वो प्रयास करो गौरी शंकर हीरानंद ओझा। यानी इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सिंपल सी बात, तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा। किसने किया था? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इन्होंने क्या किया था? इस पुस्तक का क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था। यह जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए, और यह जानकारी आपसे पूछेगा 100% नामकरण से संबंधित
कि राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था भाई साहब। तो जॉर्ज थॉमस ने शब्द का प्रयोग किया था, कब किया था, तो 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है, कौन थे, तो ये दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। कोई बात नहीं, ठीक है, ये इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग कर दिया और क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है ये। अब बात आती है कि भाई साहब राजपुताना शब्द का तो प्रयोग कर दिया, लेकिन राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। और इनकी एक बुक का नाम मिलता है, कौन सी, तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये भाई साहब नाम तो आ गया यहां पे, क्या नाम आ गया, राजस्थान। तो ये लोग राजस्थान शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन ठीक है, ये तो राजस्थान शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस पुस्तक को कितने भागों में प्रकाशित किया गया, 2 भागों में प्रकाशित किया गया। कब कब, 1829 और 1832 में। 1829 और 1832 में इसको पुस्तक को प्रकाशित किया गया। ठीक है, संपादन किसने किया, तो विलियम क्रुक ने किया था। और हिंदी अनुवाद की जरूरत पड़ती है, हमें तो पड़ती ही है, इंग्लिश मीडियम के उनको नहीं पड़ती, हमें पड़ती है। ठीक है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी ने क्या किया था, इसका हिंदी अनुवाद किया था। क्या किया था, हिंदी अनुवाद किया था। अब देखो आगे, अब एकीकरण के दौरान अगर बात की जाए कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया एकीकरण के दौरान, तो पहला चरण मत्स्य संघ था, जिसके अंदर 4 रियासतें थी। ठीक है, लेकिन दूसरे चरण के अंदर एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था दूसरे चरण में। कब किया गया था, दूसरे चरण में। कब किया गया तो पूछ दिया जाए, तो दूसरे चरण में इसका प्रयोग किया गया। कब किया गया, तो 25 मार्च 1948 को इसका प्रयोग किया गया था। ठीक, 25 मार्च 1948 को। क्या नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ, जिसकी राजधानी कौन सी थी, कोटा बनाई गई थी। आपको पता होना चाहिए, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ, जिसका नाम रखा गया था एकीकरण के। लेकिन बात की जाए, इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त की गई थी, कब दी गई, तो कब दी गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 26 जनवरी 1950 को क्या दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई। क्यों, क्योंकि संविधान लागू हुआ था इस दिन। क्या लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। इस कारण से वर्तमान स्वरूप, यानी कि जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कब से है, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए, 1 नवंबर 1956, यानी कि जो 7वां चरण था राजस्थान का एकीकरण का, उस समय वर्तमान स्वरूप में आ गया था राजस्थान। ये नामकरण से संबंधित आपकी छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी। और वो बाकी आप देख सकते हो। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही है। ऑफलाइन के अंदर इतनी जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, इतने जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन को ऐसा छांट छांट के बनाया जा रहा है। जो आरपीएससी इस बार पैटर्न पर चल रही है, उसके हिसाब से देखते हुए मैं पहले बता देता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 40% लाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर 40% नहीं ला पाए तो फिर क्या मतलब है, पढ़ाई छोड़ दो फिर। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप 40% नहीं ला पा रहे हो किसी भी प्रकार से, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको 40% लाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा मेहनत किस प्रकार से की जाएगी वो मैं बता देता हूं। उसके लिए आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ऑफलाइन सेंटर कौन कौन से हैं। उसके अंदर जयपुर आ जाता है अपना, बीकानेर है, गंगानगर है, उदयपुर है। जो ठीक है, उदयपुर को, नौहर को हटाएगा क्योंकि नौहर के अंदर बच्चे ही नहीं है। इस कारण से मैं पहले बताता हूँ, नौहर के अंदर बच्चे स्टूडेंट्स है ही नहीं और जागरूक नहीं है। सूरतगढ़ है, जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, ये पहले भी रहते थे सेंटर, आज भी हैं। इसके अलावा बात की जाए, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर रिकॉर्ड तोड़ अपने रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर भी है और सीकर भी है। इन सेंटर्स को रखा गया है और इन सेंटर्स पर आपको अगर टेस्ट सीरीज देनी है तो एक टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे आज से ज्वाइन करना है फिर से, तो अगला टेस्ट 15 फरवरी को है। तो इंतजार नहीं करना, एनडीसी क्लासेस का अपना ऐप है, वहां पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देना। क्योंकि मैं फिर बता देता हूं कि आप दोनों पेपर
दोनों पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर जीके का पेपर और दूसरा हिंदी का, अगर दोनों ज्वाइन करते हो तो साथ में आपको एमसीक्यू बुक जो आने वाली है 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपकी बुक आ जाएगी, वो 10 या 15 दिन के अंदर अंदर, मैं पहले बता दूं 10 से 15 दिन लगेंगे उसके, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बुक आएगी। वो दोनों बुक अगर दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो आपको फर्स्ट पेपर जीके का और हिंदी दोनों पेपर ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगी, वो बुक फ्री दी जाएगी। अब ध्यान में ये रखना, आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तब मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं होगा, ये बात पहले भी बता दो, ठीक है। तो आपको 40% का जो क्राइटेरिया है वो किसी भी तरीके से पास करना है। और आप देख सकते हो पहला पेपर शानदार हुआ है, 8 सेंटर्स पर ये करवाया गया है, ठीक है, 8 सेंटर्स पर करवाया गया है। चलिए आगे आगे देखिए राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति ये बड़ा गड़बड़ वाला क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, गड़बड़ वाला है नहीं लेकिन आपके लिए हो जाता है कि राजस्थान की स्थिति, कि राजस्थान स्थित कहां है, विश्व में कहां स्थित है, विश्व में कहां स्थित है, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से अगर बात की जाए कहां पर स्थित है भाई साहब, अक्षांश, अक्षांश ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान लगभग यहां पर स्थित है, ठीक है, यहां पर स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से देख बात की जाए तो उत्तरी, यानी कि कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में है, कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में, कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये बीच का आ गया ना, ये बीच की कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। और राजस्थान कहां पर स्थित है, तो आपका कहां पर स्थित है, ऊपर है, ऊपर है यानी कि उत्तर में, उत्तर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अब देशांतरीय दृष्टि से बात की जाए, देशांतरीय दृष्टि यानी कि इस प्रकार से रेखाएं चलती है, आपको पता है ये देशांतरीय रेखाएं होती है, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से बात की जाए तो ये बीच वाली कौन सी है, ये आपकी ग्रीनविच रेखा है। ये बात कौन सी है, देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको क्या बोला जाता है, आप क्या बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा बोला जाता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से बात की जाए ये कहां पर स्थित है, ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ये हो गया पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब इसको हम एक नाम दे सकते हैं, कौन सा गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये, ठीक है। अब देख लिया जाए कि अब इसका एक कोण होता है कि कौन से कोण में, ये कोण है, जैसे कोण कौन सा है, ये कोण है। अब 4 कोण बने हुए हैं, एक ये कोण, ये और ये 4 कोण। अब ये है कौन से कोण में, ये है ईशान कोण के अंदर। अब बात की जाए ऊपर कौन सा, उत्तर, नीचे कौन सा, दक्षिण, ठीक है, ये कौन सा, पूर्व, ये कौन सा, पश्चिम, ठीक। अब देखो, अब आपको पता है रसोई कहां पर होती है, यहां पर होती है, दक्षिण पूर्व में होती है। और ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका, आग्नेय कोण होता है। कौन सा कोण होता है, आग्नेय कोण। और आग्नेय के जस्ट बिल्कुल विपरीत होता है वायव्य कोण, यानी वायु का। यहां पर लिख देना आप ईशान कोण, कौन सा, ईशान कोण ऊपर, और नीचे ये कौन सा हो जाता है आपका, नैऋत्य कोण। कौन सा, नैऋत्य कोण। तो आपका जो विश्व में स्थिति है राजस्थान की, वो कहां पर है, ईशान कोण के। विश्व में जो स्थिति है वो राजस्थान की कहां पर आपको देखने को मिलेगी, ईशान कोण के अंदर देखने को मिलेगी, ईशान कोण के अंदर, ठीक। चलें आगे, ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। पूछा जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन सी गोलार्ध में, आपको 4 दे देंगे कि उत्तर गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। तो आपको ध्यान में रखना है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि, देशांतरीय दृष्टि से तो पूर्वी गोलार्ध में, दोनों की दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, कोण की दृष्टि से ईशान कोण में। बस 2-3 बातें हैं ध्यान में रखनी है, ठीक। चलो आगे आगे देखिए। अब देखिए एशिया में, एशिया में कहां स्थित है। अब एशिया के अंदर अगर बांट लो इसको, 4 भागों में बांट लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये बीच का, ये क्या, हाँ लगभग ये बीच का है, ये मान सकते हैं बीच का। और भारत कहां पे है, ये रहा भारत। और भारत कहां पर हो जाएगा, अब देखो ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पश्चिम। तो कौन सा, दक्षिण पश्चिम में कहां पर हो जाएगा। तो अगर बात की जाए एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है। और आपका कोण कौन सा हो जाएगा, ये तो कोण हो जाएगा, अगर बात की जाए ये कोण कौन सा है, तो ये कोण आपका हो जाता है नैऋत्य कोण। कौन सा हो जाता है आपका, नैऋत्य
कोण हो जाता है। कौन सा कोण हो जाता है? बात की जाए तो नैऋत्य कोण, यानी एशिया महाद्वीप की बात की जा रही है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर देखो आगे देखो, फिर भारत में कहां पर है? भारत में कहां पर है? भारत के अंदर देखो ये रहा, अगर इसको भी यहां से करें तो भी देख लो तो कहां पर हो जाएगा आपका? ये आपका कौन सा? उत्तर, ये कौन सा? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहां पर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम का कोण कौन सा है पूछ लिया जाए तो कोण हो जाएगा आपका वायव्य कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? वायव्य कोण हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल लॉजिक वाला है, आप बिल्कुल देखते ही कर दोगे, ऐसा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन है, संभावना कम बनती है यहां से आने की बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या आती है आपकी राजस्थान का विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार का जो लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था और सेकंड ग्रेड के अंदर भी आया था, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाँ अक्षांशीय विस्तार बताइए। अब इसके अंदर एक ही चीज करता है, मैं बार बार कहता हूं, इसके अंदर एक ही चीज करता है, या तो लिखता है उत्तर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश ध्यान है आपको, तो वहां पर दक्षिणी नाम आते ही आपको गोला कर दो कि हाँ ये तो बात ही गलत है। देशांतरीय की बात आती है तो आपको पता है कि पूर्वी देशांतर केंद्र स्थित है, तो वहां पर पश्चिम नाम आते ही गोला कर दो कि हाँ भाई साहब ये तो गलत है, पश्चिम में तो है ही नहीं। देशांतरीय नाम आ जाए, अक्षांशीय नाम आ जाए, अक्षांशीय नाम आ जाए तो केवल उत्तर पर रहना है, देशांतरीय नाम आ जाए तो कहां पर रहना है? केवल और केवल कहां रहना है? केवल और केवल पूर्व में रहना है। ये छोटी सी बात है। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए कि राजस्थान की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देखो दोनों तरफ नाम उत्तरी अक्षांश यह है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इस कारण से। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से कहां तक? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब बात की जाए इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, तो ध्यान में रख लेना 7 डिग्री 9 मिनट का क्या मिलेगा आपको? अंतर दिखाई देगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या दिखाई देगा दोनों के, यानी कि कितने अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है। ठीक है, कितने अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट में फैला हुआ है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 7 डिग्री 9 मिनट है, 7 डिग्री 9 मिनट है। ठीक, अब बात आती है देशांतरीय विस्तार की। अब बात आती है देशांतरीय विस्तार की 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर की बात आती है। किसकी बात आती है? पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर तक सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात ध्यान में ये रखनी है, ठीक है भाई साहब ये तो हो गया, लेकिन इनके मध्य अंतर कितना है? तो 8 डिग्री 47 मिनट क्या है इनके मध्य अंतर दिखाई देगा, यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय पूर्व देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, देशांतरों के मध्य फैला हुआ है 8 डिग्री 47 मिनट के अंदर। अक्षांशीय अंतर पूछ लिया जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, और देशांतरीय पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट। बस छोटी सी बात है। 23 डिग्री 9 मिनट अगर बात की जाए, इसके अंदर मैप नहीं होगा, मैं फिर भी बना देता हूं, देखो ठीक है, बना देता हूं यहां पर अपने, ये जैसे राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है, और राजस्थान है तो यहां पर बात की जाए, सबसे पहले बात की जाए 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट है, ये यहां से है, यहां पर कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट है, ठीक है, और यहां पर कौन सा है?
30 डिग्री 12 मिनट। ये क्या है, जो अक्षांशीय रेखाएं चल रही है ऐसे चल रही है। अब बात की जाए सबसे यहां पर कौन सा, ये देशांतरीय रेखाएं चल रही है, यहां पर कौन सा है, तो 69 डिग्री 30 मिनट है, 69 डिग्री 30 मिनट। और यहां पर कौन सा है, तो यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट है, यहां पर कौन सा है, 78 डिग्री 17 मिनट है। अब सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है, पूर्व में होता है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो राजस्थान के अंदर कहां से स्टार्ट हो रही है, तो 69 डिग्री यानी कि पश्चिम से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, तो पश्चिम में स्टार्ट हो रही है। सूर्योदय पूर्व में होता है, लेकिन अपने राजस्थान की जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान दे लेना पश्चिम से 69 डिग्री, यहां पर मत कर देना, तो यहां से स्टार्ट करनी है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे सूर्योदय व सूर्यास्त। अब देखो सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, आपका पूर्व में होगा। और पूर्व कौन सा, पूर्व कौन सा, पूर्व ध्यान में रखना, सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे, तो सबसे पहले कहां होता है, पूर्व में। चाहे सूर्य का उदय होना, चाहे सूर्य का अस्त होना, यानी कि दिन छिपे, दिन छिपो चाहे उगो, दोनों को दोनों काम सबसे पहला कठौसी तो बे होगा पूर्व में, यानी पूर्व दिशा के अंदर सबसे पहले होगा। तो पूर्व में होगा तो कौन सी जगह होगा, तो सिलावट, कौन सा स्थान है, सिलावट है। और सिलावट कहां पे है, सिलावट है राजा खेड़ा तहसील, तहसील कौन सी, तहसील है राजा खेड़ा। और जिला कौन सा है, धौलपुर, जिला कौन सा, धौलपुर। और सबसे बाद में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बाद में कहां होता है, फिर बताइए सबसे बाद में कहां होगा, सबसे बाद में होगा तो वो कहां होना चाहिए, वो होना चाहिए कटरा, यानी एक बार सील लो एक बार काट लो, एक बार सील लो एक बार काट लो, तो काट लो तो कटरा, कटरा के अंदर तहसील कौन सी, तहसील हो जाएगी सम। जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। जो छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, ध्यान में रख सकते हो, आप आराम से याद भी कर सकते हो, मुझे और मुझे पता है आपको याद है भी, आपको याद है, एक बार आपको रिवाइज करना है, एक बार केवल क्या करना है, आपको रिवाइज ही करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कर्क रेखा, अब देखो कर्क रेखा से बार बार क्वेश्चन आता है, किसी की लंबाई कितनी है, किन जिलों से गुजरता है, कौन सा नजदीक शहर है, कौन सा जिला मुख्यालय नजदीक है, दूर कौन सा है, तिरछी रेखाएं किस पे पड़ती है, सीधी रेखाएं किस पे पड़ती है, यानी कि बार बार एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, बार बार एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी, कर्क रेखा की, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, पता है हमें कितनी है, 26 किलोमीटर है, कितनी है, 26 किलोमीटर है, ध्यान है हमें, कोई बात नहीं, ठीक है। कितने जिलों से गुजरती है राजस्थान के, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से 2 जिले हैं वो एक तो जिला है आपका बांसवाड़ा, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका डूंगरपुर, दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर, ठीक है। नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा क्या है, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय मिलेगा आपको। दूर कौन सा है, दूर, दूर ऊपरी ऊपर कौन सा है, ऊपरी ऊपर कौन सा है, गंगानगर, तो यहां पर लिख दो आप श्री गंगानगर, आपका सबसे दूर जिला मुख्यालय होगा कर्क रेखा से, क्या हो जाएगा, कर्क रेखा से सबसे दूर हो जाएगा। नजदीक शहर कौन सा है, शहर है कौन सा, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर, कौन सा, कुशलगढ़। अब गांव भी पूछ लिया, गांव कौन सा है, अब गांव का नाम ही मस्त लगता है मुझे, तो इसका कौन सा गांव, गांव का नाम है चीखली, चीखली गांव, यानी कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर जो स्थित गांव है वो कौन सा है, तो चीखली गांव है। चीखली याद रह सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि कर्क रेखा पर जब 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है और चीखली गांव पर चमकता है तो क्या निकलेगी, चीख निकलेगी, क्यों, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी इस कारण से, बस चीखली गांव आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी सी बात है। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है, कितनी है, 26 किलोमीटर। जिले 2, बांसवाड़ा व डूंगरपुर 2 जिलों से ही गुजरती है, टोटल 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है।
दूर जिला नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, दूर कौन सा है गंगानगर है, नजदीक शहर कौन सा है कुशलगढ़ है, गांव कौन सा है तो वो चीखली हो जाएगा। गांव कौन सा है अगर पूछ दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, चीखली गांव आपका हो जाएगा। ओके। अब आगे देखिए आगे क्या है। अब इसका नाम आता है, एक नाम आता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति क्या होती है, 21 जून को, 21 जून को क्या होती है, कर्क संक्रांति होती है। क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है। इस दिन क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा चमकता है। और इसी दिन सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है, सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है आपका, 21 जून कर्क संक्रांति का दिन हो जाएगा। ठीक है सूर्य। अब बात आती है नो शेडो जोन। ये क्या होता है बताइए मुझे, नो शेडो जोन ये क्या है। नो शेडो जोन, नो शेडो जोन भी बनता है, कब बनता है, ये भी 21 जून को ही बनता है। क्यों बनता है, अब ये बनता है कब बनता है पूछ दिया जाए तो, नो शेडो जोन कब बनता है, तो ये बनता है 21 जून की दोपहर को। दोपहर को कब, तो दोपहर को 12 बजे बनता है। कब बनता है, दोपहर को 12 बजे बनता है। क्योंकि 12 बजे जो सूरज है वो माथे खड़े आ जाए आपने, और माथे खड़े आ जाए यानी कि परछाई बनती नहीं है। दोपहर को परछाई नहीं बनती है। जब सूर्य 21 जून की दोपहर को सर पर आता है उस समय परछाई बिल्कुल नहीं बनती, यानी ना दाएं बाएं आगे पीछे किसी जगह नहीं बनेगी। दाएं बाएं आगे पीछे किसी जगह भी परछाई नहीं बनती, नो शेडो जोन। तो इसी कारण से क्या बोला गया, इसको नो शेडो जोन बोला गया है। यानी कि दोपहर को 21 जून की दोपहर को क्या नहीं बनती, परछाई नहीं बनती है। क्या नहीं बनती, परछाई नहीं बनती। 21 जून की दोपहर को क्या नहीं बनती, परछाई बिल्कुल नहीं बनती। इस कारण से इसको क्या बोला गया है, नो शेडो जोन बोला गया है। कब, तो 21 जून को, 21 जून की दोपहर को। दोपहर को क्योंकि सुबह और शाम में तो परछाई बनेगी, लेकिन दोपहर को जब सूर्य सीधा सर पर चमकता है उस समय नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज कर्क संक्रांति भी 21 जून को है, सीधा चमकता है सूर्य। नो शेडो जोन भी 21 जून को है, दोपहर 12 बजे बाद की 12 बजे परछाई बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक सीधापन किस जिले पर रहता है 21 जून को, सर्वाधिक सीधापन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन किस जिले में बताओ, तो वो जिला हो जाएगा आपका कौन सा, बांसवाड़ा। क्योंकि बांसवाड़ा सबसे नीचे है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और वही पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक तिरछापन, कि सर्वाधिक तिरछापन कहां बनता है, तो वो तिरछापन जाता है आपका कहां पे, गंगानगर। कहां पे, गंगानगर। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा, और सर्वाधिक तिरछापन कहां पर देखने को मिलेगा, गंगानगर में देखने को मिलेगा। गंगानगर में देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान में है। ये हो गया आपका कर्क रेखा से संबंधित, ये बात हो गई आपकी कर्क रेखा से संबंधित। अब राजस्थान की सीमाएं विस्तार की बात की जाए, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अंतर कितना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और आपको पता है ये क्वेश्चन सही भी होता है आपका। क्यों, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, होशियार हो आप तो। ठीक है, होशियार तो हो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। और पढ़ोगे नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको फिर क्या लगेगा, टफ लगेगा कि हाँ भाई साहब उस समय पढ़ लिया होता तो बात कुछ और थी, उस समय पढ़ लिया होता तो बात कुछ और थी। लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात की जाए तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने राजस्थान के मैप की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। और राजस्थान की बात की जाए तो इसके अंदर तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है आपकी कितनी, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो ये है आपकी 869। यानी कि राजस्थान लंबा तो कम है लेकिन चौड़ा ज्यादा है।
लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो कितनी 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो कितनी है आपकी 869 किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों के मध्य अंतर पूछा जाता है भाई साहब, अंतर कितना है, अंतर पूछ दिया जाए तो बता दीजिए मुझे, अंतर कितना है? अंतर है 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। आया था ना एग्जाम के अंदर, बहुत बार आया है और आगे भी आता ही रहेगा, ये क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे। सामान्य स्थिति विस्तार से दो क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, 2 क्वेश्चन और मामूली से मिस्टेक करता है और मामूली से मिस्टेक में आप पकड़े जाते हो। ये पूछा बिल्कुल सिंपल सा पूछता है और मामूली सी करता है, मिस्टेक करता है, वो वहीं पर आप पकड़े जाते हो। हाँ ये तो स्टूडेंट तो यहाँ पर गलती करेगा, उसको पहले से पता है। जैसे एग्जामिनर की सोच देखो, उसको पता होता है कि हम गलती कहां से करेंगे और हमें भी पता है कि हम गलती कहां से करेंगे, फिर भी हम जाकर उसको गलत ही करके आते हैं। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं नोटिस करवा रहा हूं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ ली इसने, 826 है और हम क्या कराते हैं 869 कराते हैं। उत्तर से दक्षिण पूछ ली 826 है, नोट कर लेना। पूर्व से पश्चिम पूछ ली तो ध्यान दे लेना 869 है, ज्यादा है। पूर्व से पश्चिम क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है कि लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा होगा। नहीं, उत्तर से दक्षिण कम, पूर्व से पश्चिम ज्यादा, और दोनों के मध्य जो अंतर है वो कितना है, तो वो है आपका कितना 43 किलोमीटर है। कितना है 43 किलोमीटर। कितना दिखाई देगा आपको 43 किलोमीटर दिखाई देगा। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में कौन सा गांव स्थित है? उत्तर में आपका बात की जाए तो कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव से लेकर, कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड तक है, बोरकुंड तक है। बोरकुंड कौन कहां पर है? सज्जनगढ़ तहसील में है। कहां पे है? सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा के अंदर, पूर्व के अंदर। ये कौन सा है? ये आपको पता ही है, सिलावट, राजाखेड़ा, धौलपुर। सिलावट, राजाखेड़ा, धौलपुर। और यहां पर कौन सा? पश्चिम के अंदर कटरा गांव। कटरा गांव सम तहसील के अंदर, कोणे से कुंड तक, कोणे से लेकर बोरकुंड तक, ऊपरी ऊपर कोणा, नीचे नीचे बोरकुंड। एक तरफ सील लिया, एक तरफ काट लिया, एक तरफ सील लिया, एक तरफ काट लिया। सिंपल सी बात, पता है। यानी कि उत्तर में कौन सा? कोणा, दक्षिण में कौन सा? बोरकुंड, पूर्व में कौन सा? सिलावट। पूर्व में सील लिया, पश्चिम में काट लिया, बस। पूर्व में, ठीक है। अब बात ये आ गई, ठीक है। अब बात पूछ ली जाए आपसे विकर्ण लंबाई के बारे में। किसके बारे में? विकर्ण लंबाई कौन सी है? अब विकर्ण लंबाई हो सकता है पूछ लिए जाए आगे से। विकर्ण लंबाई यानी कि उत्तर पश्चिम से, यानी कि कौन से? उत्तर पश्चिम से, लिख देता हूं मैं आपको यहां से, हाँ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। एक तो ये हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसकी बताओ लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये बात चल रही है। इसकी लंबाई होगी आपकी 850। कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर। यहां पर लिख लो कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर। ध्यान दे लेना, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब ये देखो, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। ठीक, ये भी याद कर लिया हमने, आसान सी है। क्यों ये आसान सी है? क्योंकि एक तरफ 850 है, यानी कि 850 पूरी की पूरी ध्यान में रह जाएगी। और ये भी ध्यान में रखना, ये बाहर का भाग थोड़ा सा निकला हुआ, इस कारण से ज्यादा है, 850 है, ठीक है। और ये थोड़ा सा निकला हुआ नहीं है बाहर कहीं पर भी, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा कम है, यानी 784। अब दोनों के अंदर अंतर पूछा जाए तो कितना बताओगे आप? अंतर पूछ लिया, अंतर बताइए। अंतर है भाई साहब 66 किलोमीटर का अंतर मिलेगा यहां पर। कितना? 66 किलोमीटर का अंतर। अंतर कितना दिखाई देगा? 66 किलोमीटर का अंतर, 66 किलोमीटर का। ये आपकी कर्क रेखा से आपकी कौन सा विस्तार से संबंधित है। उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ठीक है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई,
ठीक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई, और इन दोनों, इनके मध्य अंतर, ये अंतर आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा, और ये अंतर आपका 66 किलोमीटर का निकलता है, जो आपको बुक्स के अंदर कम ही दिखाई देगा। बुक्स के अंदर क्या दिखाएगा? कम ही दिखाई देगा। ये जो सिंपल सी लॉजिक वाली बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ ठीक, ये बात आगे समझ में, ये बात आपको समझ में आगे, उम्मीद करता हूं मैं। आगे देखिए, मध्यवर्ती जिला कौन सा है? जिला चेंज थोड़ी हुआ है अपना। मध्यवर्ती जिला कौन सा रहेगा? नागौर ही रहेगा। मध्यवर्ती जिला कौन सा रहेगा? नागौर ही रहेगा, नागौर ही है, ठीक है। मध्यवर्ती गांव कौन सा है? मध्यवर्ती गांव आ जाएगा आपका कौन सा? लामपोलाई। लामपोलाई गांव आ जाएगा। लामपोलाई गांव है। तहसील कौन सी? तो तहसील आ जाएगी आपकी मेड़ता तहसील। तहसील कौन सी? मेड़ता तहसील, लामपोलाई गांव, जिला नागौर आ जाएगा, ठीक है। लैंप याद रख सकते हो कि मध्य, बीच के अंदर कोई भी काम होता है तो सबसे केंद्र में होता है। केंद्र, केंद्र के अंदर क्या रख दिया है? लैंप रख दिया है, और उस लैंप से पूरे के पूरे राजस्थान में क्या हो रही है? रोशनी हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है। तो लैंप से लामपोलाई ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान की आकृति, यानी कि राजस्थान की जो बनावट है वो किस प्रकार की है? राजस्थान की जो बनावट है वो किस प्रकार की है? बनावट आपको पता है किस प्रकार की है? बनावट तो आप सभी को पता ही है किस प्रकार की है, ठीक है। तो बनावट तो आप सबको पता ही है किस प्रकार की, इस प्रकार की बनावट है। और इस प्रकार की बनावट को क्या कहते हैं? पतंगाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंगाकार कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं। और ये आकृति, पतंगाकार आकृति, ठीक है, एक पतंग के, जो पतंग आपने देखी है, पतंग की जैसी आकृति, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज भी जिसको कह सकते हैं, यानी कि जिसके अनेक कोण हो, जिसके क्या हो? अनेक कोण आपको दिखाई देंगे। जिसके कोण क्या दिखाई देंगे? आपको अनेक कोण आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन इस आकृति को बताने वाला विद्वान कौन था, व्यक्ति कौन था कि इसकी आकृति क्या है? पतंगाकार है। तो ये आकृति बताने वाला था टी.एच. हेंडले। कौन था? टी.एच. हेंडले साहब थे। टी.एच. हेंडले साहब ने क्या कहा था कि जो इसकी आकृति है वो किस प्रकार की है? पतंगाकार है। क्यों क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि ये इन्होंने बाइक ली और हैंडल को मोड़ा और पूरे के राजस्थान के बाहर बाहर घूमे और कहा कि इसकी आकृति क्या है? पतंगाकार है। बस याद हो जाएगा। हैंडले ने हैंडल मोड़ा और याद हो गई कि आकृति किस प्रकार की है? आपकी पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज है। और ये कौन थे? टी.एच. हेंडले। तो ये ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे। राम सिंह जो द्वितीय थे जयपुर रियासत के, उनके परम मित्र माने जाते हैं। और इन्हीं के कहने पर उन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इतिहास से संबंधित बातें हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि पतंगाकार आकृति या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति बताने वाला विद्वान कौन था? तो वो विद्वान था टी.एच. हेंडले। तो विद्वान कौन था? तो टी.एच. हेंडले इसका विद्वान माना जाता है, ठीक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है बताओ? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? ठीक है, तो स्थलीय सीमा है आपकी टोटल 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, ठीक। ये तो आपके टोटल। लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? जो पाकिस्तान से पड़ोसी रह गया ना, नाम लेना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है, इस कारण से नाम लेना पड़ता है पाकिस्तान, ठीक। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, यहां से लेकर लगभग यहां तक ये जो लंबाई है वो कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। और यहां से लेकर यहां तक जो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है राजस्थान, उसकी लंबाई कितनी है? तो 4,850। कितनी है? 4,850 किलोमीटर है। और इन दोनों को मिलाकर कितनी मिलती है? तो 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा कौन सी है?
रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान नहीं, भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा। वो सीमा क्या कहलाती है आपकी? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इस रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए, रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो इसको बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ थे। उनकी सिफारिश पर ही क्या बनाई गई? रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी। उनकी सिफारिश पर क्या बनाई गई थी? रेड क्लिफ रेखा गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, इस रेखा का निर्धारण केवल और केवल मैप के ऊपर क्या कर दिया? कलम चलाकर। ठीक है, यानी ये ऐसे करके क्या चला दी कि हाँ ये है, और इस प्रकार से कि इस कलम चलाकर ही क्या किया गया? इस रेखा का निर्धारण, यानी कि मानचित्र पर कलम चलाकर इस रेखा का निर्धारण किया गया है। वास्तविकता पर न होकर तो मानचित्र पर क्या किया गया है? मानचित्र पर क्या किया गया है? आपका एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रेखा है जिस पर क्या किया गया? मानचित्र पर कलम द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। रेखा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक बात बता देता हूं आपको, 5,920 किलोमीटर क्या है? ये टोटल 100% है पूरे राजस्थान की स्थलीय सीमा की। पूरे राजस्थान की स्थलीय सीमा का कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत है इसमें से? इसमें से ध्यान दे लेना 18.07% है। कितना है? 18.07% है, यानी लगभग 18% भी कह सकते हैं। तो आपका अंतरराज्यीय सीमा का कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 81.93% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81, यानी लगभग कह सकते हैं तो 82%। लगभग कितना कह सकते हैं? 82% कह सकते हैं। टोटल हो जाएगा आपका 100%। ये छोटी छोटी बातें हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी? 5,920। आता है, क्वेश्चन आता है, याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर आपको देखनी पड़ेगी। ये जो छोटी सी बात है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि अपनी जो बुक है वो आ चुकी है, मार्केट के अंदर है। प्रथम प्रश्न पत्र का भाग, पहला भाग, जिसके अंदर राजस्थान का पूरा मैटर, यानी कितने क्वेश्चन का पार्ट? 40 क्वेश्चन का पार्ट यहां से आएगा। जो मैं तो कहता हूं आप ज्यादा भारी बुक नहीं है, ऑथेंटिक बुक जो आपकी एनसीईआरटी, आरबीएससी, हिंदी ग्रंथ अकादमी और भूगोल के अंदर तो बात की जाऊं तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की बुक। ठीक है, कल्चर बात की जाए तो 9th 10th की जो बुक आती है उसमें से, हिस्ट्री, भारत का संविधान, वो संविधान की बुक्स वगैरह, हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक वगैरह, तो उनसे तैयार किया गया पूरा मैटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम ज्यादा किताबों के पीछे तो नहीं भाग सकते, बड़े मैटर के पीछे भी नहीं भाग सकते। आप ऑथेंटिक बुकों को कितना पढ़ोगे? उसका सार, उसको सार को निचोड़ने का काम हम कर रहे हैं। वो काम आपको नहीं करना कि हाँ मैं ये बुक ले आता हूँ सर, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ये वो काम हम कर लेंगे। आपको केवल पढ़ना है, और पढ़ना है और साथ साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और क्योंकि वो जो क्राइटेरिया होता है 40% का, वो आपको पार करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो पार करना पड़ेगा। तो ये क्लास आज की अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो आप, पहले मैं बता दूं कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्लास किस प्रकार की लगी। और ज्यादा से ज्यादा देखो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है? एक समाज हमें कब एक्सेप्ट करता है? जब हम किसी अच्छी सर्विस में होते हैं तभी एक्सेप्ट कर पाता है, वरना नहीं कर पाता। सीधी सिंपल सी बात कहता हूँ, स्पष्ट बात कहता हूँ। जो पैसा होता है ना, पैसे के पीछे दुनिया पागल है और पैसे के पीछे ही समाज पागल है। सीधी सी बात है। हमारे घर वाले हों, चाहे दोस्त हों, बंधु हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, वो सब पैसे के पीछे पागल है। और पैसा कमाओगे इस प्रकार से, जो एकमात्र माध्यम है राजस्थान के अंदर, और दूसरा कोई माध्यम भी नहीं है। ठीक है, और देखो कोई बिजनेस करते हैं वो अच्छी बात है, करने वाले करते भी हैं, लेकिन उसके लिए घर परिवार का अच्छा होना भी जरूरी है, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी भी चाहिए। तो आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पढ़ता है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती, मुझे पता है। रूम पर रहना, किराया, वो सारा अरेंज करने में भी बड़ी मुश्किल
मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है उसके लिए भी। ठीक है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, पढ़ो, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और ये सीरीज जो अपने चलाई है दिनकर बैच, और दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, उनके नाम में भी जो राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, उनके नाम में इतना तेज है दिनकर। दिनकर का अर्थ ही आपको पता है सूर्य होता है। जब सूर्य चमकता है तो किसी की नहीं चलती, किसी एक की नहीं चलती। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।